These roses, these blossoms, these roses, these blossoms are also the blood of the martyrs. We may live or not, Mishal, but they shall never fossil. मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में, क्योंकि हम खुद मेरे हस्बैंड इसको लीड कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जो लोग लीड कर रहे हों और जो खुद भी विक्टिम हो हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, तो वो आई थिंक उनके लिए बड़ा वाइटल है कि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँची जाए। और मैं क्योंकि ख़ुद एक लेडी हूँ और मेरी बेटी है, उसके ऊपर भी बहुत दफ़ा अटैक्स हुए हिंदुस्तान की तरफ से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल का, जो ख़ुद लोग जो चला रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं या जो सफ़र कर रहे हैं, उनका दुनिया तक, इंटरनेशनल मीडिया तक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक अपना व्यू पॉइंट पहुँचाना, हाउ वी आर लिविंग, हाउ वी आर फेसिंग द इंडियन ऑक्यूपेशन और कितनी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। तो आई थिंक एक ये बहुत बड़ा काम है जिसके ऊपर मैं दिन रात काम कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सकती है। एक एक दिन में मैं 10-10 इवेंट्स कर रही होती हूँ कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और जहाँ तक मैरिज का सवाल है, वो यही है कि आई थिंक डेस्टिनी होती है, आपने कहाँ पे आपकी शादी होती है, कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ फौत होना है। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से आई थिंक एक डायरेक्शन थी, एक स्पिरिचुअल कॉलिंग थी मेरी कश्मीर के अंदर। और मेरी वालदा की फ़ैमिली भी आधी श्रीनगर से है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा हम लोग एज़ अ फैमिली बहुत कमिटेड थे कि कश्मीरियों को उनको आज़ादी दी जाए। उसमें हम लोग बहुत फ़ील करते थे उनके लिए डोनेशंस कलेक्ट करना, उनके लिए आवाज़ उठाना। और उसके अलावा आई थिंक फैमिली क्योंकि वहाँ पे थी बहुत सी, तो अल्लाह की तरफ से मुलाकात हुई और उन्होंने प्रपोज़ किया जब जनरल मुशर्रफ का पीस प्रोसेस था। उस वक्त आई वॉज़ अ स्टूडेंट और मेरी वालदा सीनियर लीडर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की, और उन्हीं की जमात जो थी उस वक्त वो पीस प्रोसेस चला रही थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ। तो वो एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था, सारी लीडरशिप को मिलना। और मैं बहुत इंस्पायर्ड थी यासीन साहब की स्ट्रगल और उनकी, जब मैंने पहली दफ़ा स्पीच सुनी, आई वॉज़ अ टीनेजर दैट टाइम, और पंजाब हाउस में, और उन्होंने बड़ी इनकलाबी पोइट्री की, फैज़ अहमद फैज़ की जो थी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौह अज़ल पे लिखा है। तो ये आई थिंक एक डायरेक्शन अल्लाह ने मेरे लिए पहले से ही तैयार कर दी थी, और बस ये था कि अनाउंसमेंट बाकी थी। और फिर जब मैं वाकई वहाँ पे गई, वैली में लोगों को मिली, उनके ऊपर जितना जुल्म हुआ है ऑन ग्राउंड जाके देखा, ख़ुद सफ़र किया, तो उसके साथ साथ मेरे ख़्याल में एक मेरी मदर ने भी मुझे इसमें बहुत गाइड किया। उन्होंने कहा यू शुड बिकम अ वॉइस फॉर ऑल द प्रेस्ड कश्मीरीज़ एंड डोंट थिंक दैट यू आर सफरिंग, और या आप एक विक्टिम है या सप्रेस्ड वॉइस हैं। इंस्टेड आप सबकी आवाज़ बने, दुनिया तक पहुँचाएँ, ये जुल्म बंद हो। ये तो एक बस ऑन गोइंग एक जर्नी है, इसके अंदर तो ये नहीं कह सकते कि भी आज मतलब कोई है, कुछ बुरा हुआ है तो कल अच्छा हो जाएगा। ये कभी अच्छा है कभी बुरा है, और दिन ब दिन मैं देख रही हूँ साल साल मतलब चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त नया नया पीस प्रोसेस डाई डाउन हुआ था 2009 के अंदर। उस वक्त फिर भी ब्लड शेड काफ़ी कम था कश्मीर में, श्रीनगर में, आई रिमेंबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2010 आया, अमरनाथ यात्रा, फिर बहुत ज़्यादा ब्लडी टाइम आ गया और मैसेकर्स होने लग गए। और फिर उसके बाद 2012 में भी हुए, फिर उसके बाद 2016 का अगर याद आप करें तो बहुत ही मुश्किल वक्त कश्मीरी नेशन ने देखा है। और नेचुरली जो लीडरशिप है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ होता है। और यासीन साहब ने जब 2016 के अंदर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर और प्रो पाकिस्तान जो कैंप्स थे उनको जॉइन किया, उन्होंने यूनिफाई किया अंडर द बैनर ऑफ जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप। जब वो उन्होंने स्पेरेड की, जिसके अंदर आसिया अंद्राबी साहिबा थी, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब को वो लेकर आए, उसमें सईद अली गिलानी साहब को, सब ने मुत्तहद होकर कहा कि हमने हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ डटे रहना है जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत ना दिया जाए। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो पर्सनल टोल था, सफरिंग थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद उनकी जेल्स भी बढ़ी हैं, उन पे टॉर्चर भी बढ़ा है, और उनको 3 साल पहले जो पॉइजनस इंजेक्शन दे दिया गया था, उसके बाद भी आप देखें
सफरिंग्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यासीन साहब ने सफ़र किए हैं। फैमिली लाइफ बिल्कुल डिप्राइव हो गई, उनका पासपोर्ट छीन लिया गया, उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। जब कभी हम भी वहाँ पे गए तो आइदर उनको जेल में फ़ौरन डाल दिया जाता है या वो हाइडिंग में चले जाते हैं। जब उन्होंने कोई कॉल दी होती है 4-5 दिन बाद की कि हमने ये प्रोटेस्ट करनी है, तो उनकी हमेशा से आदत है कि वो उन लीडर्स की तरह नहीं है कि कॉल देकर घर में हों या जेल चले जाएं। उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अरेस्ट से वो हट के वो लीड करें ताकि वो फ्रंट पर हों, क्योंकि उन्होंने कॉल दी है। तो उसकी खातिर बहुत दफ़ा उनको गायब हो जाना होता था और बहुत दफ़ा उनकी सफरिंग्स होती थी। तो वो मैंने भी बहुत दूरी उनकी देखी उन टाइम में, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता था। और फिर उसके बाद जब भी मुलाकात होती थी तो वो या इधर पुलिस स्टेशंस में होती थी उनके साथ, या वो जेलों के अंदर। और फिर आवर्स एंड आवर्स ऑफ बॉडी सर्चेस हमारी, हमसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते थे, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था। मेरी बेटी को फीडर पीती बच्ची थी, उसको और मुझे, हम लोगों को सड़कों पे रातें गुजारनी पड़ती थी। जब हम दिल्ली से 1-2 दिन गुजारना होता है, फिर श्रीनगर की फ़्लाइट दी जाती है, तो वो बहुत पेनफुल होता था। सर्दियों का मौसम, बच्ची को निमोनिया हो गया और हमने निज़ामुद्दीन औलिया में रात को ऊंचे मतलब आसमान, खुले आसमान के तले हमने रात गुजारी। मेरी वालदा भी थी, मैं भी। बहुत हरेसमेंट, जिस होटल में जाना, बाहर सामान जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं सामान पूरा फेंक देना, फिर एयरपोर्ट पे भी जिस तरीके से सामान को फेंकना, सर्च करना, क्वेश्चंस पूछना, बहुत ह्यूमिलिएटिंग किस्म की। ये वो चीज़ें हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ती गई, मगर मैंने ये बेयर की। मगर जब बेटी के ऊपर हुआ तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि जब मैं वापस पाकिस्तान आई, मैंने अपनी वालदा से डिस्कस किया, क्योंकि मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर, उन्होंने बहुत उनका रोल रहा है इसके अंदर। तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है। फ़ातिमा बेगम जो थी, जो हरावल दस्ते में थी पाकिस्तान मूवमेंट में, फ़ातिमा जिन्ना के साथ, जिन्होंने अपना पूरा गांव ही डोनेट कर दिया था पाकिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल को। तो बोल्ड औरतें रही हमारे फैमिली में। तो मेरी वालदा ने कहा, नाउ यू हैव टू स्टैंड अप, become a voice for Kashmiri women, not just cry or just wait for good days to come। खुद निकलो बाहर, सड़कों पे निकलो अपनी बेटी के साथ। मैं लोगों को हम निकालेंगे, पाकिस्तानी कौम को हम बताएंगे क्या हो रहा है, बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हम बताएंगे कितना जुल्म होता है, और हम उनके लिए एक पुरअमन तरीके से एक जद्दोजहद करेंगे। और यासीन साहब के लिए भी, उनकी रिलीज़ के लिए, उनका पासपोर्ट मिले, उनको मेडिकल केयर, और भी जितने आपने देखा ही होगा, मैंने आसिया अंद्राबी हों, सईद अली गिलानी साहब हों, यंगेस्ट जो विक्टिम थी, जो पहली विक्टिम थी पैलेट्स की इंशा, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सी आर्ट एग्जिबिशंस की। फिर हमने पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत से सेमिनार्स कराए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पे। फिर उसके बाद पोइट्री के कॉन्टेस्ट कराए। फिर हमने सिग्नेचर कैंपेन्स कराई हैं इन ओवर 400 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पीसफुल तरीके से UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए। मैं इस लिहाज से ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ग्लोबल जो पब्लिक है दुनिया भर की, नॉट जस्ट कश्मीरीज़ या पाकिस्तानी डायस्पोरा, बट ग्लोबली, चाहे वो अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स में आप उठा लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, कनाडा में देख लें, यूरोप के अंदर, जर्मनी में, विद इन इंडिया कितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही। केरला के अंदर कल बहुत बड़ी निकली है कश्मीर के हक़ में। रोज़ दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा के अंदर भी बहुत से ममालिक में निकल रही हैं, ईरान के अंदर निकल रही हैं, अफ़गानिस्तान में निकल रही हैं, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश, मतलब एवरीवेयर लोग, जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुबई के अंदर भी लोग निकले, हर जगह। तो ये अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है प्रेशर है, ये टॉप तक जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि ये एक ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और ये सिर्फ हमारा रीजन का मसला नहीं है या कश्मीरियों का नहीं है, पूरी दुनिया इससे ख़त्म हो सकती है। और 27 फरवरी को जो न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज किए गए थे, वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन था, और एक वो आप क्या करें, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का जो था वो शुरू हो गया था। तो दुनिया रेड अलर्ट पर हो गई थी। अभी भी बहुत सा इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, फॉरेन पॉलिसी जर्नल उठा लें, गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, द टेलीग्राफ, इंडिपेंडेंट, बहुत से ग्लोबली, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, रशिया टुडे, RTRT, बहुत से, एवरीबडी स्पीकिंग अप, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर ये मामला और बिगड़ा, वेयर विल इट हेड, इट्स एस्केलेटिंग टू सच अ लेवल। तो इसको रोकने के लिए, इसको करने के लिए, इसका जो असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो मसला ही कश्मीर का मसला है। इसको सॉल्व करना पीसफुली पूरी दुनिया के सर्वाइवल
के साथ लिंक्ड है। और इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो चाइना ये लेकर गया है, इसको सुना गया है, बेशक क्लोज डोर्स में, बेशक जितनी बड़ी भी हिंदुस्तान की लॉबी हो, बट ये दुनिया के प्लानट की सर्वाइवल की बात है। तो इसलिए ये प्रेशर सूनर और लेटर ग्लोबल लीडर्स पर ये आना ही आना, इट्स इनएविटेबल। 2010 में भी जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, तो आप यकीन करें उस वक्त भी इकनॉमिक ब्लॉकेट पूरा महीना लगा था। इकनॉमिक ब्लॉकेट का मतलब है कि खाने पीने की, मेडिकल सप्लाई सारी बंद कर दी थी उन्होंने। छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे शहीद हो गए थे बिकॉज दूध नहीं था शॉप्स में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उस वक्त मेरी वालदा भी मेरे साथ थी और वहाँ पे खुराक की सख्त कमी थी। मगर क्योंकि कश्मीर की आप तहरीक आप उठा लें 7 डेकेड से, तो लोगों में एक आदत पड़ गई है स्टॉक पाइल करने की। आप वॉर जोन्स में भी आप देखें, आपका तो माशा काफ़ी तजर्बा भी है कि लोग अपना ना ड्राई आइटम्स स्टॉक पाइल कर लेते हैं, दवाइयाँ स्टॉक पाइल कर लेते हैं। मगर ये अब जो इस तरह जा रहा है, अब तीसरा महीना आ गया है, ओवर 77 डेज़, इट्स नॉट अ जोक। और इस वक्त कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है कम्युनिकेशंस के ऊपर, इंटरनेट क्या, मोबाइल नेटवर्क्स पे, टेलीफोन लाइंस पे, बिल्कुल पोस्ट पेड, प्रीपेड, एवरीथिंग। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, वैक्सीन नहीं। 2016 में भी यही हुआ था, एक्सपायर्ड वैक्सीन्स थी, महीना महीना लोड शेडिंग थी, गैस सप्लाईज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो वही हाल अभी है, पेट्रोल नहीं है वहाँ पे, बैंक्स बंद हैं, एटीएम्स बंद हैं। मतलब ऐसी इन्वायरमेंट में आप सोचें सर्वाइव करना। कोई डायलिसिस का पेशेंट है, आफ्टर एवरी 2-3 डेज उसका डायलिसिस है, वो क्या कर रहे हैं? दे हैव डाइड। कैंसर पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी है, उनके डॉक्टर्स जो हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि मुझे पता नहीं, आई एम नॉट इन टच विद माई कश्मीरी कैंसर पेशेंट्स, कि वो हाउ दे आर डूइंग। इसी तरह रिपोर्ट्स आई हैं कि जो औरतें एक्सपेक्ट कर रही थी, दे हैव डाइड बिकॉज़ उनकी डिलीवरीज थी, वो जा नहीं सकी, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं मिल सकती। इस तरह बहुत सी लोगों को बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे नहीं जा सकते डॉक्टर्स के पास। और वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो अगर आवाज़ उठाएं या ऑपरेशन करना है किसी का, वहाँ पे उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। और वहाँ पे जो एम्बुलेंसेज हैं उनको इजाज़त नहीं है, अगर कोई ले भी आए कोई ज़ख्मी को, तो उनको भी रिकॉर्ड उनका ज़ख्मियों का जो है वो रिमूव कर देती है इंडियन आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ के। दे आर एवरीवेयर, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। एनीवेयर इन द वर्ल्ड वॉर में भी राइट्स होते हैं लोगों के, राइट टू ईट, राइट टू ब्रीथ, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू स्टडी, आई मीन एजुकेट, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं यहाँ पे तो किसी को है ही नहीं। मीन पूरे नेशन को आप भूख और प्यास से ख़त्म कर रहे हैं और एक पूरे नेशन को आप हॉस्टेज कर रहे हैं और उनकी राइट टू एजुकेशन जो फ्यूचर है उनको अनपढ़ जाहिल छोड़ना चाहते हैं, उनको जीने का हक़ नहीं है। हर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो लॉयर्स हैं उनके लाइसेंसेस लिए जा रहे हैं, चाहे वो क्या नाम है सिविल सोसाइटी की मोबिलिटी की बात है, चाहे पॉलिटिकल राइट की बात है, पॉलिटिकल पीसफुल जो राइट है लोगों का, उसके लिए फ्रीडम के लिए उनको उनकी सारी बैन्स डाल दी हैं हुर्रियत के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? लोग फिर क्या करें? लोगों को ख़त्म करके ही इज़ दिस द टर्मिनोलॉजी और द कंडीशन फॉर मोदी के पीस का मतलब या अमन का मतलब, शांति का मतलब यही है कि एक पूरा का पूरा नेशन जो है वो ग्रेवयार्ड बन जाए? मतलब एक साइलेंस आ जाए उधर, एक ऐसा साइलेंस उनको चाहिए जिसको वो अमन की डेफिनेशन समझते हैं। हर एक स्ट्रगल की भी एक इंतहा होती है ना, जुल्म की भी एक इंतहा है, उससे मुकाबला करने का भी एक इंतहा होती है। मगर कश्मीरियों ने तो ये हमेशा से अपने खून से लिखी है तहरीक। जब तक कोई आखिरी भी एक कश्मीरी रहेगा ये तहरीक चलती रहेगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि दुनिया कब जागेगी? दुनिया अपने सर्वाइवल के लिए उसको जागना पड़ेगा। अगर वो नहीं जागेगी तो ये पूरी दुनिया का ग्लोबल लॉस होगा। जिस तरह एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट दुनिया भर के इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं कि अगर ये मसला एस्केलेट हुआ जिस तरह फरवरी 27 को, तो अब इस्तवा हुआ तो इसका रुकना बहुत मुश्किल है। तो इससे पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर फैमिन, न्यूक्लियर आइस एज और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है। सो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके ऊपर जल्द अज जल्द वर्ल्ड बॉडीज़ को, यूनाइटेड नेशंस को, जिसके स्पेशल रैपटर्स हैं, जिसकी कमीशंस हैं, जिसके प्रोसीजर्स हैं, कमेटीज़ हैं, उनमें ये हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि असल इस मसले की सलूशन लाइज इन द यूनाइटेड नेशंस, जिसकी करारदादें एक डीमिलिट्राइज हो, आर्मी कर्फ्यू और डीमिलिट्राइजेशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इस पूरे खित्ते में फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट होना चाहिए और उसके लिए आर्टिकल 47 के तहत UN की पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पे भेजना चाहिए ताकि ये मसला हल हो। बच्ची 2 साल की थी उस टाइम पे जी, तो बहुत ही वो टाइम ऐसा था जब, मगर बच्ची की मेमोरी बड़ी शार्प है और
बहुत सी चीज़ें उसको याद भी हैं कि पापा ने मुझे आखिरी दिन पिंक कैमरा लेके दिया था, जो एयरपोर्ट पे आपको पता है शॉप्स होती हैं, उन्होंने वहाँ से उसको लेके दिया था। बड़ा उसका ख्याल रखती है। बस क्या कहना है, उसने भी, वो भी हर वक्त इतनी इंक्विजिटिव, सवाल पे सवाल करती है। और उसकी माइंड में अभी भी जैसे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, स्पेशली चाइल्डहुड मेमोरीज़, आपको पता है कुछ बच्चों की माइंड में फ़िक्स हो जाती हैं। तो उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी मेमोरी है। जब हम लोग एक दिन, जब वो लकीली अरेस्टेड नहीं थे और हम एक शादी पे जा रहे थे श्रीनगर में, तो डल गेट है, वहाँ से हम गुज़र रहे थे, तो यासीन साहब गाड़ी चला रहे थे, तो इंडियन आर्मी ने गाड़ी रोकी और उनको बाहर निकाला, मारा पीटा। फिर उन्होंने कहा कि हमने आपकी वाइफ़ की भी बॉडी सर्च करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका वीज़ा जो है उसके ऊपर एग्जेम्प्टेड है पुलिस एंड आर्मी चेक से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिर भी करेंगे। तो फिर यासीन साहब ने कहा कोई आप लेडी पुलिस को बुलाएं, वो गाड़ी में उनकी करें। तो उन्होंने खैर मुझे भी घसीटा, मारा पीटा हमें। तो बच्ची बहुत छोटी थी उस वक्त, 2 इयर्स की थी। तो वो उनकी लकली उनकी कज़न बैठी हुई थी गाड़ी की बैक सीट पे, बच्ची उनकी गोद में थी। तो उससे वो सारा सीन देखा। तो जब भी काफ़ी साल उसको लगे हैं, उसको मतलब कि काम डाउन होने में, जब भी वो कोई पुलिस या आर्मी यूनिफॉर्म में किसी को देखती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो मारेंगे उसको या मुझे मारेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताया गया कि देयर इज़ अ गुड आर्मी, देयर इज़ अ बैड आर्मी, देयर इज़ अ गुड पुलिस, देयर इज़ अ बैड पुलिस, नॉट एवरीबडी इज़ बैड। तो वो अब थोड़ा बहुत, अब नेचुरली 7 इयर्स की, अब थोड़ा अंडरस्टैंड करती है। बट दीज आर सम थिंग्स जो उसको बहुत हिट करती हैं कि ये मेरे पापा के साथ किया, बुरे लोग हैं, वो मार रहे होते हैं हम लोगों को, वाई डू दे वांट टू ऑक्यूपाई आवर लैंड। आज तो बच्ची फुल तैयार है कि कश्मीर को किस तरह लिबरेट कराया जाए, एंड शी इज़ वेरी कमिटेड, वेरी पैशनेट, क्योंकि उसकी आँख ही ऐसे घराने में खुली है। उसने बचपन से ही प्रोटेस्ट रैलीज़ में, मेरी हर जितनी भी प्रोटेस्ट हुई हैं आपने अमूमन देखा होगा, चाहे वो प्रैम में हो चाहे वो गोद में हो, वो साथ होती है। और अब वो माशाल्लाह 7 की, अब तो वो ख़ुद भी अपने व्यूज़ देती है, गाने लिखती है कश्मीर के ऊपर, कॉमिक्स बनाती है, किस तरह पापा को मैंने निकालना है, बेयर ट्रैप बनाना है, मैंने ये करना है, इंडियन आर्मी को मैंने ये ट्रिक करके पापा को। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत पेनफुल भी होती हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो एक नॉर्मल चाइल्डहुड देखा है जिसमें फ़ादर मदर इकट्ठे हैं, और मैंने इस तरह का मतलब अनसर्टनिटी, इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं देखी। तो वो इतनी छोटी एज में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इतना उसके ऊपर बर्डन है कि मैंने अपने फ़ादर को बचाना है, उनकी जान बचानी है। फिर ड्राइंग्स बनाती है पापा की कि मैं ये पापा को भेजूँगी, लेटर भेजूँगी, भेजती भी है जब कोई वहाँ श्रीनगर से आए। बट बहुत सी उसकी फ़ाइल बनी हुई है पेंटिंग्स की कि जब मैं मिलूँगी मैं उनको दिखाऊँगी। जब भी मैं कभी वापस आती हूँ तो वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कल को कब मिलेंगे, वीज़ा कब मिलेगा, या जेल में होंगे, उनका पासपोर्ट, इतनी अनसर्टनिटी होती है। और वो जिस वक्त वो खुदाफिज कर रहे होते हैं तो उनकी भी आइज़ बहुत सैड होती हैं। जितने भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, मगर एक हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है, और फैमिली, और फिर इतने सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली गॉट मैरिड, थोड़ी खुशी आई, और फिर एक बेटी जो उनकी पूरी दुनिया है, उनकी बेटी, तो उसके साथ भी कितना कम वक्त गुजारा। तो बस वो हमारा वो जो गुड बाय बड़ा ही पेनफुल होता है, और जब मिलते भी हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे पहली दफ़ा मिले। इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतने वो फ्लावर्स लेकर आते हैं, इतना वो वेलकम देते हैं हम लोगों को। तो मगर वापसी बहुत पेनफुल होती है कि बिल्कुल ही मैं चुप हो जाती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट।